जय हिंद दोस्तों। हम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पर बात कर चुके थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बजट पे बात करेंगे। अगर आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेगा तो उसको नोट डाउन करेंगे। इसके लिए कॉपी पेन सब कुछ साथ में रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बजट और उसका पूरा इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट और इकोनॉमिक पार्ट को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बजट जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जिसको फ्रेंच भाषा में बॉगेट कहा जाता है। और बॉगेट का मतलब होता है लेदर बैग, एक चमड़े का थैला। इसमें क्या था कि 1773 ईस्वी में इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो अपना संसद में बजट पास किए थे। तो वहाँ पे बजट में सारे डॉक्यूमेंट चमड़े के थैले में भर के लाए थे। तो वहीं से ये इसका शब्द का उत्पत्ति हुआ या जन्म हुआ बजट का। तो देखिए एक्चुअली में बजट क्या होता है, सरकार का सभी अनुमानित व्यय और सरकार का सभी अनुमानित खर्च का एक वर्ष का लेखांकन को ही हम बजट कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में एक वर्षों में किन किन सोर्स से आय आएंगी और किन किन क्षेत्रों में उसका खर्च होगा, उसका पूरा लेखांकन को हम बजट कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। निर्मला सीतारमण जो 2020-21 का बजट पास की, तो वो बजट को क्या कही, बही खाता। ये एनुअल फाइनेंस बजट होता है, तो वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसको ये क्या कही तो बही खाता कही। देखिए दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण है वो पूर्णकालीन प्रथम वित्त मंत्री थी। इसके पहले इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रही है, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रही है, लेकिन वो पूर्णकालीन नहीं थी। लेकिन अगर प्रथम वित्त मंत्री पूछा जाए तो वही रहेगी इंदिरा गांधी, लेकिन पूर्णकालीन बोला जाए तो वो निर्मला सीतारमण रही। जो 2020-21 का जो बजट पास की वो उसमें 2 घंटा 40 मिनट तक का बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दी। तो वो एक पहला इतिहास बना है, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें क्या किया गया तो इसका जो नाम बोला गया वो बही खाता बोला गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके पहले देखेंगे तो ये बही खाता को निर्मला सीतारमण जो लाई थी वो लाल कलर के कपड़े में लपेट कर और धागे से बंधा हुआ था, उसमें अशोक एम्बलम भी बना हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखेंगे बजट को हम कैसे पढ़ना है, क्योंकि बजट का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उसको अलग अलग पार्ट में हम तोड़ के पढ़ेंगे। तो देखिए बजट को हम 3 पार्ट में हम बांट के पढ़ेंगे। तो एक हिस्टोरिकल पार्ट होगा, ऐतिहासिक पार्ट होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होगा, संवैधानिक पार्ट होगा, और एक इकोनॉमी मतलब ये पार्ट होगा, अर्थव्यवस्था का पार्ट होगा। तो ये 3 पार्ट में हम बांट कर पढ़ेंगे, जिससे कि हमको इजी से अच्छा से समझ में आ जाए, आसान भाषा। तो देखिए हम पहले हिस्टोरिकल पार्ट को पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट, अब उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भारतीय बजट का इतिहास को समझेंगे तो सबसे पहले 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने भारत का बजट पास किया था। ये स्वतंत्रता से पूर्व का बजट था, जो हम स्वतंत्र नहीं हुए थे उस समय बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 ईस्वी में। और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि आप जानते हैं 1757 के क्रांति के बाद ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की शासन व्यवस्था चली गई थी, उस समय से वायसराय हो गया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रथम बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। एक्चुअली में जेम्स विल्सन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना किया था और द इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका थी, उसके भी संस्थापक यही थे जेम्स विल्सन। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 1947 जब हम स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो पेश किया गया था वो 26 नवंबर को पेश किया गया था 1947 ईस्वी में आर के सरमुखम सेठी के द्वारा।
आर.के. शरमुखम सेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को पेश किए थे। उसके बाद गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है वो 28 फरवरी को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में दोस्तों जॉन मथाई एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आप लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1 जनवरी 1949 ईस्वी को उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो उसका राष्ट्रीयकरण में जॉन मथाई का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यही जॉन मथाई थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे और गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री भी थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रधानमंत्री जो हुए हैं जो बजट पास किए थे तो वो भी थोड़ा सा पेश किए थे, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में बजट पेश करने का संवैधानिक रूप से देखेंगे तो राष्ट्रपति का उल्लेख किया हुआ है संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वित्त मंत्री को दे दिए हैं। तो वित्त मंत्री उसको पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हुए थे जो बजट पेश किए थे वो 1958-59 में जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी ऐसे थे जो वित्त बजट भी पास किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे और सबसे लंबे कार्यकाल तक भी रहने वाले प्रधानमंत्री यही हैं। उसके बाद 1970-71 ईस्वी में इंदिरा गांधी बजट पेश की थी। तो ये बजट पेश की थी प्रथम, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए की थी, इसीलिए पूर्णकालीन अगर बोले वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण होगी। लेकिन अगर बोले केवल बजट पास करने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन ये प्रधानमंत्री रहते हुए पेश की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 1987-88 ईस्वी में सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बने थे राजीव गांधी, उन्होंने भी बजट पेश किया था। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं 1998 ईस्वी में बजट। देखिए 1998 ईस्वी तक क्या होता था कि बजट शाम को 5 बजे पेश हुआ करता था। देखिए इसके पीछे में एक्चुअली में कारण है, क्योंकि सबसे पहले जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तो सबसे पहले इंग्लैंड में बजट पेश होता था, उसके बाद भारत में बजट पेश होता था। तो इंग्लैंड में बजट जो है वो 11:30-12 बजे तक पेश होता था। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। तो वहाँ अगर 12 बजे खत्म होता था तो लगभग 5 बजे यहाँ पे बजट की प्रक्रिया चालू होती थी। मतलब इंग्लैंड में बजट पेश होने के बाद भारत में बजट पेश होता था। तो वहाँ पे 12 बजे तक खत्म हो जाता था सब प्रक्रिया, उसके बाद यहाँ पे चालू होता था। तो यहाँ 5 बजे चालू हुआ करता था। तो जब बाद में जब ब्रिटिश का जो ये समय चलते रहा, जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद भी बहुत दिनों तक ये प्रक्रिया चली। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो इंग्लैंड का जो या अंग्रेज का के द्वारा दिया गया जो परंपरा चल रहा था उसको यहाँ पे ख़त्म करने का बात आया। और बीजेपी की जब सरकार आई तो बीजेपी की सरकार में वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था और जो वित्त मंत्री थे वो जसवंत सिन्हा थे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब बजट को हम 11 बजे पेश करेंगे। तो 11 बजे बजट पेश होने लगा 1999 से। तो ये थोड़ा सा बजट का इतिहास रहा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसमें देखते हैं आम बजट और रेल बजट के बीच कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य था उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1921 में क्या हुआ था कि विलियम एकवर्थ कमेटी गठित की गई थी। और ये विलियम एकवर्थ कमेटी गठित की गई थी कि इसमें कि रेल बजट और आम बजट पर विचार करने की बात यहाँ पे कही गई थी। तो इसमें ये जो विलियम एकवर्थ कमेटी है इसने सुझाव दिया अपना 1924 ईस्वी में। और ये सुझाव में इसने कहा कि रेल बजट और आम बजट दोनों जो है वो विभाजित कर दिया जाए। मतलब इसके पहले दोनों एक साथ रहा करता था,
लेकिन यहाँ पे विलियम एकवर्थ कमेटी का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1924 ईस्वी में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया, मतलब विभाजित कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस कमेटी के सुझाव पर अलग हुआ था रेल बजट और आम बजट, तो ध्यान में रखना है विलियम एकवर्थ कमेटी के सुझाव पर। तो पहले रेल बजट पेश होता है, उसके बाद 1-2 दिन के बाद वित्त बजट पेश होता था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाद में 2016 ईस्वी में विवेक देवराय जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, अभी जो नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को, तो उसमें पूर्णकालीन सदस्य भी हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं ये विवेक देवराय। तो इन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि आम बजट और रेल बजट जो अलग अलग आता है उसको एक साथ पेश किया जाए। ये सुझाव सरकार को दिए कौन? विवेक देव राय। तो ये विवेक देव राय की बातों को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मान लिया और 2017 जो है 2017 उसमें रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होने लगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि रेल बजट और आम बजट कब एक साथ आने लगा? तो 2017 से। और इसके लिए सुझाव किसने दिया था? तो विवेक देव राय। विवेक देव राय कौन है? तो नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य हैं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं सबसे अधिक बार बजट पेश करने का काम कौन किए हैं? तो मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई हैं वो 10 बार वित्त बजट पेश किए हैं और ये बजट जो है इन्होंने 2 बार अपना जन्मदिन पर भी बजट पेश किए हैं। तो ये एक था 1964 और एक था 1968। ये 2 बार अपना जन्मदिन पर भी बजट पेश किए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो 1955 ईस्वी में, ईस्वी के पहले जो होता था क्या 1955 ईस्वी के पहले या 1955 ईस्वी तक क्या होता था कि केवल बजट इंग्लिश में पेश हुआ करता था। लेकिन 1955 के बाद जब CD देशमुख, ये साउथ इंडियन व्यक्ति थे और वो वित्त मंत्री जब बने, तो इन्होंने क्या किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बजट को छापने का काम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी और इंग्लिश में बजट कब से आने लगा? तो 1955 के बाद, मतलब 56 से। और 1955 तक किस में छपता था? केवल इंग्लिश में छपता था। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो उस समय के वित्त मंत्री थे CD देशमुख। तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रयास किया था और ये सफल भी हुए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बजट छपने लगा 55 से। तो यहाँ भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। भारत का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है, पूरा 365 दिन होता है ये। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यही कृषि वर्ष भी होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और RBI का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और वो चलता है कब तक? 31 जून तक चलता है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक चलता है। तो देखिए सभी बैंकों का अगर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर तो वो 1 अप्रैल से ही होता है, लेकिन RBI का केवल देखेंगे तो वो कब से होता है? तो 1 जुलाई से होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है, तो 31 मार्च से 2 या 3 महीना का टाइम RBI उसको हिसाब करने में और उसका कैलकुलेशन करने में बैंकों को टाइम देती है और अपना जो वित्तीय ईयर चालू करती है वो 2 या 3 महीना के बाद चालू करती है 1 जुलाई से, जिससे कि बैंक अपना सारा दस्तावेज को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर ले। तो इसीलिए ये ईयर जो होता है RBI का वो चालू होता है 3 महीना के बाद से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि बजट पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था, अब बजट जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होने लगा है। मतलब पहले जो हुआ क्या करता था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश होता था यहाँ पे, अब यहाँ पे बजट जो है पेश होता है कहाँ पे? तो पहले सप्ताह में पेश होने लगा। इसके पीछे भी विवेक देव राय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे विवेक देव राय ने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था कि आम बजट और रेल बजट को एक साथ मिलाकर पेश करने
का जो प्रपोजल सरकार को दिया था 2016 में, वो 2017 में सरकार ने मान लिया और दोनों बजट एक साथ पेश होने लगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी विवेक देवराय ने सरकार को प्रपोजल दिया कि जो आप फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करते हैं तो वो 1 महीना का टाइम रहता है एनालिसिस का, मतलब उस पर विचार करने का समय मात्र 1 महीना का रहता है, पूरा मार्च भर। उसके बाद अप्रैल से वो नया सेशन चालू हो जाता है, तो वहाँ पे उसको लागू करना होता है। तो इनका कहना था कि ये फरवरी के अंतिम सप्ताह में न पेश होकर इसको अगर पेश किया जाए जनवरी के अंतिम सप्ताह में, तो इससे क्या होगा कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में पेश करेंगे तो 2 महीना का टाइम एनालिसिस के लिए, मतलब उसको अच्छा तरीका से विचार करने के लिए पूरा मिलेगा। जैसे पूरा फरवरी मिलेगा, पूरा मार्च मिलेगा, फिर उसके बाद नया सेशन से उसको लागू किया जाएगा। तो ऐसा मानना था विवेक देवराय को। तो ये प्रपोजल जब सरकार के पास रखा गया तो सरकार ने कहा कि नहीं, जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अंतिम जनवरी को नहीं, लेकिन हाँ फरवरी के प्रथम सप्ताह से हम इसको प्रथम सप्ताह में बजट को लाएंगे। तो ये प्रपोजल सरकार ने कुल मिलाकर मान लिया और बजट जो है, जो अंतिम फरवरी में आया करता था, वो अब पहले सप्ताह में पेश हुआ जाने लगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये था पूरा ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बजट से रिलेटेड है, जो बार बार एग्जाम में पूछा करता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इससे हमको एक थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम स्ट्रांगली थोड़ा इस पर काम कर पाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक है, उसके बाद इकोनॉमिक पार्ट है उसको देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए यही, जय हिंद।